नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो 12 दिन का युद्ध जो कि इजराइल और ईरान में, और ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए हैं कि 12 दिनों का जो युद्ध है ये ख़त्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह की हड़बड़ी में भी देखे गए हैं सीज़ फायर को लेकर। उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया और उसके बाद काफ़ी देर के बाद जो है ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया और इजराइल ने भी समय लेकर और अब संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है। ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद एक और बहुत ही दिलचस्प बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो इजराइल को धमकाते हैं, कहते हैं कि डू नॉट ड्रॉप बॉम्ब। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मध्य पूर्व में किसका बजा है डंका तब जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उसके जो सैन्य नेतृत्व है उसके खात्मे का दावा किया और बड़े कोशिश की कि ईरान के जो असलहे हैं या फिर जो सैन्य नेतृत्व है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इन हमलों का जवाब दिया और कहीं ना कहीं इजराइल ने मजबूर किया अमेरिका को कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाए। ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद कोई फैसला लेंगे, लेकिन फिर वो सबको चौंका देते हैं और वो बम बरसाते हैं नतान, इस्फहान और फोर्दो जैसे परमाणु ठिकानों पर ईरान के। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर मध्य पूर्व में ये जो सीज़ फायर हुआ है क्या इसे वाकई सीज़ फायर शांति माना जाए, या फिर जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाए हैं और ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया है और ट्रंप अब इजराइल को धमका रहे हैं, तो इसे कैसे लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मध्य पूर्व का ये जो तनाव है क्या ख़त्म माना जाए, क्या शांति मानी जाए, और क्या गज़ा में जो नरसंहार चल रहा है उस पर जो है कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का ध्यान क्या वापस में केंद्रित हो पाएगा। ईरान इजराइल संघर्ष विराम में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप हड़बड़ी में क्यों दिखे हैं। इस सवाल को हम अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या मध्य पूर्व में इजराइल ने बढ़त बना ली है, जैसा दावा इजराइल की तरफ से औपचारिक बयान में किया गया है कि उसने परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे, दोहरे खतरे को जो है वो समाप्त कर दिया है। अमेरिका, इजराइल इसका दुश्मन, ईरान इसको कितना नुकसान पहुंचा हालांकि स्पष्टता नहीं है। आईएईए के जो प्रमुख है राफेल ग्रॉसी, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें वहां पर जाकर जब तक हम हालात का जायजा नहीं ले सकते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चीन और रूस की बात कर लीजिए, यहाँ पर इसके समर्थन के बावजूद ईरान ने ट्रंप की बात मान ली और जिस तरीके से कतर में ईरान ने अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ किन शर्तों पर ईरान समझौता करेगा? अब क्या ट्रंप ईरान को समझौते के लिए टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे या अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी दावा कर रहा है कि उसने ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक सवाल ये भी, इस एंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अली खामनेई, नेतन्याहू और ट्रंप, क्या इन तीनों लीडर्स ने अपने घरेलू मोर्चे पर फतह हासिल कर लिया है? इन तीनों नेताओं को इस युद्ध से या फिर सीज़ फायर से अपने जो घरेलू मोर्चा है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें क्या हासिल होता दिख रहा है? हमारे साथ आज का जो पैनल जुड़ चुका है उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल संजय सोई, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं आपका। और आत्मजीत सिंह, आप दर्शक आपको हमेशा यहाँ पर इस मंच पर देखते रहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आत्मजीत सर आपका भी। शुरुआत मैं संजय सर आपसे करना चाहती हूँ। सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ही हड़बड़ी दिखाई है जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में उन्होंने दिखाई थी। इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? पहले तो वो 2 हफ्तों का वक्त मांगते हैं, उसके बाद वो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाते हैं और फिर बार बार उनके तमाम जो कैबिनेट के चेहरे हैं वो दावा करते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालांकि पेंटागन का जो है स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। तो संजय सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि भारत के लोग इस सीज़ फायर को कैसे ले और फिर अमेरिकी भी इस सीज़ फायर को कैसे ले, क्योंकि अमेरिकी दर्शक बड़ी तादाद में हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, स्ट्रेट टॉक में बुलाने के लिए बात करने, क्योंकि बहुत ही जरूरी है
इस तरह की बात जो भारत के मूल के लोग हैं, जो अमेरिका में, उनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में आप जो अपडेट करते रहते हैं, तो जैसी बात यहाँ पर जल्दीबाजी वाली बात है। मेरे ख्याल से शायद ये स्वभाव है कि शुरू से हम देख रहे थे, इलेक्शन के पहले हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में बातचीत थी या मिडिल ईस्ट के बारे में बातचीत थी, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन जब हम इस खास मुद्दे पर आते हैं, अभी जो इसराइल और ईरान वाली लड़ाई में, यहाँ पर एक बात अलग निकल के आई है, वो है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ये चाहते थे और उनका ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि अमेरिका अभी किसी भी दाएं बाएं के झगड़ों में नहीं पड़ेगा और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे। तो क्योंकि जिस प्रकार का अनुभव रहा है उनका अफगानिस्तान का और इराक का, उसको देखते हुए शायद वो दोबारा से इस तरह के झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि आज वो एक दुनिया में शांति का मसीहा के तौर पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी। यहाँ पर जो अमेरिका ने हमला किया, ये एक फिर उसको हमला करने के तुरंत ही बाद उनके जो स्टेटमेंट आए थे वो थे कि अभी हमला कर दिया, अगर ईरान ने कुछ किया तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। तो यानी कि उन्होंने क्या दिया, अभी हमने काम कर दिया, उद्देश्य हासिल कर लिया, और अगर झगड़ा बढ़ता है तो जो बॉल है वो ईरान के पाले में। जो जी। इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, जो ईरान, इजराइल का और अमेरिका का, कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देना, वो उनके हिसाब से अचीव कर लिया था। जिस प्रकार से जहां पर इजराइल के पास शक्ति नहीं थी डिस्ट्रॉय करने की, जैसे खासतौर से फोर्दो को देखा जाए जो जी। पहाड़ी एरिया में थे, जिसके लिए जीबीयू बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके जिसको बर्बाद किया गया है, तो उसको करने के बाद शायद दोनों का ही ये स्टेटमेंट आया, ज्वाइंट दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए, नेतन्याहू और ट्रम्प, के हमने ये हासिल कर लिया। उसके बाद में जब ईरान का एक छोटा सा हमला आया, मैंने इस चीज में पहले भी, मुझे ये यकीन था कि इसका रिटेलिएट अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि जो ईरान ने जो हमले किए थे इसराइल के ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि इसराइल के ऊपर हमला किया, लेकिन अमेरिका की जो बेस के ऊपर हमला किया, क्योंकि इसराइल के ऊपर बाद में जो ईरान ने हमले किए उस पर अमेरिका ने रिटेलिएट कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा भी हमारा काम हो गया, और वो चाहते भी नहीं कि ज़्यादा युद्ध बढ़ाए। तो जब अमेरिका बेसिस पे किया, तो शायद ये जो ईरान भी बताना चाह रहा था अपनी जनता को कि हम कुछ कर रहे हैं, और उनके जो स्टेटमेंट भी आया कि जितने बम उन्होंने डाले उतने बम हमने डाल दिए। तो ये सब बातें ज़्यादातर अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, अपनी जनता को खुश करने के लिए था कि हम कर रहे हैं, हम डरे नहीं है। और उसके बाद जैसे भी अब सीज फायर में जो जिस प्रकार से भंग होता नजर आया था, कि ईरान ने भी बड़ी संख्या में फायर किया था, तो ये भी उसी का एक हिस्सा था कि अपनी जनता को बताना कि हम दब के सीज फायर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अभी भी लड़ने की क्षमता है और अभी भी हम लड़ सकते हैं। तो ये जो बातें निकल के आई, लेकिन अभी जो जैसे भी आप कहते हैं कि इसराइल को ट्रम्प ने कहा है कि, क्योंकि ट्रम्प भी यहाँ साख की सवाल का सवाल पैदा हो गया। ये हर जगह जहाँ सीज फायर की बात करते हैं लेकिन होता नहीं। रशिया यूक्रेन को किया, अभी तक नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान में किया तो भारत ने नकार दिया साफ कि ये तो हमारे उसकी वजह से हुआ, आपकी वजह से कुछ नहीं हो, जो अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इतने दिनों के बाद, जबकि कई बार रिपीट किया। और यहाँ पर अगर ये टूट जाता है तो वाकई में एक साख बिल्कुल ही, जिसको कहना चाहिए, देश के अंदर भी खत्म हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी बिल्कुल साख खत्म हो जाती है। तो इसराइल को, उनको थोड़ा सा एक डांट लगानी पड़ी अभी, जिसको कहना चाहिए कि आप, मैं इससे खुश नहीं हूँ और आप इस तरह का नहीं करें, क्योंकि एक भरोसा जब तक दोनों में बिल्डअप नहीं होगा कि वाकई में शांति हो गई है, तब तक नहीं किया जाएगा। लेकिन शायद जो अपनी समय लिमिट के पहले दोनों ही देशों ने, ईरान ने और इसराइल ने, चाहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता को बता दें कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, वो ही शायद इसका मीनिंग रहा है। नेहा जी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ मैं, इससे पहले कि मैं आत्मजीत सर के पास जाऊँ। और ये जो 12 डे वॉर शब्द का इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी जिस तरीके से उन्होंने धमकाया है इजराइल को कि आप अब बम नहीं गिराओगे और सीज़ फायर का पालन करोगे, क्या वाकई इजराइल से नाखुश हो गए हैं ट्रंप? और ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर के ऐलान के वक्त जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ईरान के लिए किया है, ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग है। ये वो ट्रंप है जिन्होंने अनकंडीशनल
अनकंडीशनली सरेंडर खामनेई के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। और अब वो ताकतें जो ईरान में रिजीम चेंज का इरादा रखती थी, आखिर इन ताकतों को क्या हासिल हुआ? क्या वो परमाणु खतरे को वाकई में इसको ख़त्म कर चुकी हैं? सवाल बना हुआ है। और ईरान के जो दावे हैं वो कितने मजबूत या खोखले हैं, समझेंगे। ईरान ने जिस तरीके से इजरायली ठिकानों पर निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि इजराइल को भी इतने नुकसान की जो है अपेक्षा नहीं थी, संभावना उसे नहीं लग रही थी, लेकिन ईरान ने उसके ठिकानों पर हमला किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और यहाँ तक कि सीज़ फायर के ऐलान के कुछ सेकंड पहले भी जो उसने कहा है कि वो 4 बजे सुबह तक उसने जो है टारगेट किया, और उसमें भी 3 इजरायली नागरिकों की मौत की बात कही गई है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी तेहरान ने अटैक किया, हमला किया, और इसका जवाब देंगे। और उसी के जो है कॉन्टिन्यूटी में कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को धमकी दी है कि अब सीज़ फायर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आत्मजीत जी लगातार जुड़े हुए हैं। हम पहले भी मध्य पूर्व के हालात को उनके ज़रिए अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते रहे। आत्मजीत सर, 12 दिनों का युद्ध जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, इस 12 दिनों के युद्ध में इजराइल जो चाहता था, अमेरिका जो चाहता था, उसने क्या वो हासिल कर लिया है? या फिर ईरान को भी अब आप एक नया शक्ति का केंद्र उभरता हुआ देख पा रहे हैं? मिडिल ईस्ट की बात की जाए खास करके तब। जी देखिए, जो 12 दिन का युद्ध जिसकी बात आप कर रहे हैं वो एक रेफरेंस है, रेफरेंस इन पॉइंट, जब इजराइल की लड़ाई इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से हुई थी। तो उस समय पे ये 12 दिन का युद्ध चला था। शायद उसकी इक्वेशन उन्होंने सेट करने की कोशिश की कि 1968 के दशक में, 1960 और 68 के दशक में जब ये लड़ाई हुई थी तो 12 दिन चली थी, और उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा कि इसको भी 12 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। हालांकि लड़ाई शुरू की हुई, इस पर जोर देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लड़ाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि इजराइल ने ये कहा कि मिडिल ईस्ट में बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास परमाणु युद्ध है, एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, ईरान के पास परमाणु युद्ध नहीं है, मतलब युद्ध आपका परमाणु बम नहीं है, और वो सिविल पर्पसेस के लिए अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। जब उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक पहुंच जाती है, और एक अनुमान के अनुसार वो ये कहते हैं कि 400 किलो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम 60% तक ईरान के पास उपलब्ध है। और एक उसमें एक बात ये कही जाती है कि अगर ये यूरेनियम 90% एनरिच हो जाता है तो 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आ सकता है। तो ये इस तरीके की बात की जाती है, जिसके पीछे इजराइल की एक पॉलिसी है, जिसके तहत वो एक अमेरिका में एक दबाव बनाती है प्रेसिडेंसी के ऊपर। ये दबाव उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिस्ट के थ्रू बनाया। प्रेसिडेंट की प्रॉब्लम यह है कि वो हर किसी का विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपने ही सेनेट का विश्वास नहीं किया। तुलसी गब्बर्ड ने उनको कहा, डिफेंस इंटेलिजेंस की जब मीटिंग हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान ने जो 2003 में जो फतवा जारी किया था उसमें कहा था कि हम कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए हराम है। और उसको जब आयतुल्लाह खमैनी ने रिवोक नहीं किया और उसको ऑर्डर, उस फतवे को रिवोक नहीं किया, तो आप किस तरह से ये मानने को तैयार हैं कि वो परमाणु बम बनाएगा? अगर बनाना होगा तो वो अनाउंस कर देगा, क्योंकि उसको किसी की रोक तो है नहीं, क्योंकि एनपीटी का वो सिग्नेटरी आज है, कल को नहीं होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में इजराइल को अलाउ किया कि आप ईरान पे हमला करें। पहला हमला किसने किया? पहला हमला इजराइल ने किया, पहला हमला ईरान ने नहीं किया। अब ईरान का ये कहना है कि युद्ध शुरू तो तुमने किया, खत्म हम करेंगे। बात ये आ रही है, अब इजराइल का ये इल्ज़ाम है कि जो 12 घंटे की जो डेडलाइन 4 बजे की दी गई थी ईरान को, और उसके बाद 24 घंटे की डेडलाइन, उसमें भी डेडलाइन में देखिए 12 घंटे की डेडलाइन ईरान को दी जा रही है, 24 घंटे की डेडलाइन इजराइल को दी जा रही है। तो मतलब 12 और 24 घंटे में क्या 12 घंटे के टाइम में इजराइल के पास खुला हाथ है हथियार चलाने का? तो ईरान कैसे मान लेगा? तो ईरान ने अपनी प्रिवेंटिव स्ट्राइक में उन्होंने फिर से आपने देखा कि हाइफा पे अटैक हुआ एक सिविल बिल्डिंग में, जिसमें कहा रहा है कि 4 आदमी मारे गए। हालांकि ईरान का यह भी कहना है कि उसके बाद इजराइल ने भी स्ट्राइक की है, जिसमें 12 आईआरसीजी के जो हैं वो हमारे सोल्जर्स मारे गए हैं। हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं है। अब बात यह आ जाती है कि अमेरिका को वरी क्या है? अमेरिका को वरी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब समय आ गया है, हेग में नाटो की समिट होनी है। नाटो समिट में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेंडिंग है, जो उन्होंने खर्चा करना है नाटो में, उस पर तय होना है। और आपको पता है कि ईरान इजराइल वॉर जो है भी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो सबसे पहले तो इसी पे चर्चा होगी। अमेरिका से ये पूछा जाएगा, एक तरफ तो आप इलेक्शन जीत के आए थे कि आपने कहा था कि वॉर रुकवा देंगे, आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रुकवा दी जब एस्केलेट हुई। तो आपने ये डिसाइड क्यों किया कि इजराइल उनके परमाणु
एरियाज में, यानी कि फोर्डो में, एस्फान में और नेटैन्स में हमला कर सकता है। और जब आप उस युद्ध को रोकना ही चाहते थे तो आपने अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स वहां क्यों भेजे, GP57 आपने क्यों वहां पे दागी? और एक नहीं, दो नहीं, ये कहा जा रहा है कि 6 GBU-57 जो हैं बस्टर बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने छोड़े। जी। अब इसमें कई चीजें हैं निकल के आ रही हैं। इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल ये कहता है कि मैक्सर फ्रेम को अगर कंफर्म करें तो वो कहते हैं कि वहां पे पहले 3 दिन पहले ट्रक लग गए थे आपके फोर्डो के बाहर, और फोर्डो से जो जितना भी यूरेनियम था 144 या 145 किलो जो भी आधिकारिक अवेलेबल था वहां पे, वो वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। जी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी एक्चुअल साइट है जहां पे बैलेंस यूरेनियम एनरिच पड़ा हुआ है 60% से ऊपर, वहां तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया। क्या इनके पास इंटेल नहीं थी कि इनका यूरेनियम एनरिच कहां पड़ा हुआ है? जी। तो ये एक बड़ा विचित्र विषय है। उसमें एक चीज और आ जाती है, इजराइल के 2 एयर रूट हैं, एक वाया जॉर्डन है और एक वाया जो है सीरिया है। सीरिया में अल-जुलानी बैठे हैं। HTS का अल-जुलानी को इसीलिए बैठाया गया था कि आपने 6 स्टेट्स में 6 रिजीम चेंजेस कर दी। आखिरी जो कायदा था वो ईरान का था। ईरान की बारी आनी थी, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने सीरिया में सरकार बदली, आपने लेबनान में सरकार बदली, आपने सद्दाम हुसैन को हराया। सद्दाम हुसैन 8 साल तक अमेरिका द्वारा वित्त पोषित रहे। जब ईरान से वो जीत नहीं पाए तो सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया गया। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसको खत्म कर दीजिए। तो इसको ये मान लेना चाहिए कि अल-जुलानी भी अब जाने वाले हैं, बहुत टाइम नहीं रहेंगे। अल-जुलानी कौन है? अल-जुलानी अल-कायदा और ISIS द्वारा ट्रेंड एक गुरिल्ला वॉरफेयर में एक कमांडर है। जी। और उनको आपने सीरिया का जो कारभार इसलिए सौंपा कि ताकि कतर की जो पाइपलाइन है LNG की, वो आराम से वहां से टर्की होते हुए वेस्ट यूरोप में निकल जाए। क्योंकि रशिया जो है जी। उसने धमकी दे दी थी कि हम, आपको याद होगा पिछले विंटर्स में जब रशिया यूक्रेन वॉर चली तो रशिया ने धमकी दी कि हम आपकी एनर्जी सप्लाई रोक देंगे। यूके में 25 पाउंड पर मंथ की आपकी एनर्जी सप्लाई महंगी हो गई। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। तो उनको वो सत्ते में आ गए कि अगर कल को रशिया हमें गैस सप्लाई बंद कर देगा गैसप्रॉम बैंक से तो हम कहां जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि सीरिया में रजीम चेंज करिए, बशर अल असद को हटाइए क्योंकि वो रशिया द्वारा सपोर्टेड हैं, और अल-जुलानी को लेके आइए। जी। अब मेरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि चाइना के पास बाइडू सैटेलाइट्स हैं। बाइडू सैटेलाइट्स सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं पता करते, वो आपके GPS को भी हिला देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी GPS जो कहते हैं जिसको कि उसकी एक्यूरेसी 20 मीटर्स है, उस 20 मीटर्स को वो कब 1200 मीटर कर देंगे, 1500 मीटर कर देंगे, आपके GPS में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चाइना के पास ऑलरेडी बाइडू सैटेलाइट्स हैं जिससे वो वॉच कर रहे थे कि कोई प्लेन्स तो अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ नहीं उड़ के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रशिया और चाइना को पता नहीं था कि वहां से B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स कहां जा रहे हैं? अगर वो वाया सीरिया आए या वाया जॉर्डन आए तो क्या चाइना को इसकी खबर नहीं थी? ये सब चीजें पता होने के बावजूद ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया। और फर्डो में जो उनकी कंक्रीट स्टील थी, जिसको कहा जाता था कि जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट स्टील है, वो 5000 PSI तक तो 60 मीटर भेदने का B2 स्टेल्थ बॉम्बर की कैपेसिटी है। पर अगर वो कंक्रीट 30,000 PSI पे है स्ट्रेंथ पे, तो आप फिर 10 मीटर या 8 मीटर से ज्यादा जा नहीं सकते। और जिस तरीके से मैक्सर फ्रेम ने वो दिखाया है जहां पे वो बॉम्ब गिरे, वो जो 2 या 3 होल्स हैं, वो तो सिर्फ उसको जो उसकी पीक है माउंटेन की उसको छू के निकल गए। इसका मतलब ये है कि IAEA यानी कि इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन और ईरान की भी एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का दावा था कि हमारी जो यूरेनियम पड़ी है उसको कोई लीकेज की कोई संभावना नहीं है। हमारे सेंट्रीफ्यूगल जो हमारे पास 8000 या 10,000 या 6,000 सेंट्रीफ्यूगल हैं वो भी इंटैक्ट हैं। तो आपका पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं जी। आप तो उनको इस तरीके से आपने सोचा था। कल आपने देखा होगा मार्को रूबियो और GD वांस ने बहुत सारे चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दिया, फॉक्स टीवी पे और टीवी पे। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखिए हम इनको रोकना चाहते थे क्योंकि ये कुछ हफ्ते में ही बम बना लेते, अब कम से कम 6 महीने साल तो ये बम नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये कौन तय करेगा कि कितने दिन में ईरान बम बना सकता है? बना भी सकता है कि नहीं बना सकता। और ईरान को बम बनाना होता तो NPT क्यों साइन करता? जब उन्होंने बात की कि हम NPT को रिवोक कर देंगे और हम सिग्नेटरी नहीं रहेंगे प्रोलिफरेशन के, आपने सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया। IAEA जो रेगुलेट करती है, जो साइट्स पे जाती है, विजिट करती है, क्लीन सिग्नल देती है, JCPOA में आपने 2015 में सैंक्शंस लगाए बाराक ओबामा ने। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो सारे सैंक्शंस हटा देता है। किस वजह से?
फिर आप 2024 में आते हैं और 2024-25 में आके आप ये कहते हैं कि मैं इनको बॉम्ब कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से चाइना को रोकने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक विविधता पैदा करने के लिए, एक इस तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा 90% ईरान का ऑयल चाइना जाता है। जी चाइना रेयर अर्थ डील साइन नहीं कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पहले 145% ट्रेड टैरिफ किया जी और उसके बाद 10% करके उनके हाथ जोड़ने लग गए। जब चाइना ने कहा भाई ये प्राइवेट कंपनी है, ये तय करेगी कि आपको कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या कितना रेयर अर्थ मिलेगा, कितने मैग्नेट्स मिलेंगे, तो ट्रंप बिल्ला गए। उनको लगा कि चाइना हमें लाल आंख कैसे दिखा सकता है। तो अब नेतन्याहू की स्थिति वही हो गई है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की है। जी वो ना निगलते बन रहा है ना बलते बन रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीजफायर करवा दिया है। उसके बावजूद इजराइल मानने को तैयार नहीं है कि ईरान ने सीजफायर कर दिया है। और तमाम तरीके की जो दुष्प्रचार का कैंपेन शुरू हो गया है, इजराइल कह रहा है हम पे अटैक चल रहा है, हम पे जी। मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। तो इस सारे मामले में जैसे आसिम मुनीर को बुला के लंच किया था ट्रंप जी। साहब ने, मुझे लगता है अब नेतन्याहू को बुला के भी लंच करना पड़ेगा उनको, नहीं तो नेतन्याहू की सरकार तो बचेगी नहीं। मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि खामनेई को भी बुला सकते हैं या फिर अब्बास अराक्ची को भी बुला सकते हैं। ट्रंप का भरोसा किया नहीं जा सकता। संजय सर, समझना चाहती हूँ मैं आपसे कि ईरान ने ट्रंप की बात क्यों मानी। ईरान का स्टेटमेंट आता है कि शुरू आपने किया है, बल्कि अंग्रेजी में ट्रंप को एड्रेस किया गया ईरानी फोर्स के प्रवक्ता की तरफ से। उन्होंने गैम्बलर की संज्ञा दी ट्रंप के लिए और उन्होंने कहा कि आपने शुरू किया, हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने ऐलान किया और ईरान ने सहमति जता दी। क्या ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ? और जिस यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है, एनरिचमेंट की बात हो रही है, क्या वाकई नुकसान पहुंचा है, या फिर जिस तरीके से परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई है या फिर सैन्य नेतृत्व को ख़त्म कर दिया गया है, नुकसान ईरान का ज़्यादा हो गया है, इसलिए ईरान को अब वक्त चाहिए अपने सारे असलहे जो है फिर से जुटाने में, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो इस्तेमाल किया गया है। और इसमें मैं एक बयान ऐड कर देती हूँ इजरायली ऑफिशियल्स का कि हमने दोहरा खतरा जो है उसको ख़त्म कर दिया है, परमाणु हथियार का और बैलिस्टिक मिसाइल का। तो क्या ईरान को नुकसान ज़्यादा हो गया बावजूद इसके कि इसको चीन और रूस का समर्थन मिल रहा था, लेकिन ट्रंप ने जब सीज फायर की बात कही तो वो तैयार हो गया। हालांकि ट्रंप खुद कहते कि दोनों मेरे पास आए और लगभग एक साथ ही आए पीस के लिए। जी देखिए नेहा जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से 12 दिन युद्ध चला है, इजराइल ने जैसा भी बातचीत हुई शुरू किया था, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है। जिस प्रकार से पिन पॉइंट अटैक किए, चाहे वो उनके मिलिट्री कमांडर्स को मारा गया, चाहे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, चाहे उनके मिसाइल साइट्स, एम्यूनिशन डंप, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज, ड्रोन फैक्ट्रीज और उनके जो बंदरगाहों पर हमले किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए, तो काफ़ी हद तक पिन पॉइंट अटैक करके इजराइल ने एक बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। और जिसका काफ़ी हद तक श्रेय आता है कि जिस प्रकार से वो उन्होंने उनकी एयर डिफेंस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। इजराइल के ईरान के पास बहुत ताकतवर एयरफोर्स पहले ही नहीं थी, जो जहाज थे पुराने जहाज थे। तो इजराइल को कॉन्फिडेंस था कि हम एयर के द्वारा जो है, जहाँ पर इजराइल की सुपीरियरिटी है, उसके द्वारा हम इनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो जो हमले किए उन्होंने, तो उनका सबसे पहले टारगेट उसी प्रकार से रहा था कि उनके कमांड कंट्रोल सेटअप को और उनके एयर डिफेंस सेटअप को ख़त्म किया जाए। बाकी लेकिन इजराइल को इसका इम्कान नहीं था कि जिस प्रकार से रिटेलिएशन आएगा ईरान का, और काफ़ी इफेक्टिव रहेगा और काफ़ी नुकसान भी करेगा। चाहे वो हैफा हो, तेल अवीव हो, जेरूसलम हो, हर जगह पर उनकी मिसाइल पहुंची और गिरी। कुछ मिसाइलों को रोक पा रहे थे, कुछ निकल जाती थी, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर अपना एक टैक्टिक्स बदली किया था। पिछली बार उन्होंने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, इस बार उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया और बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल का भी दावा किया और भारी मिसाइल चाहे वो सेजल का इस्तेमाल किया, उनका इस्तेमाल किया गया। इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है नेहा जी, क्योंकि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जाती है, पहले सीधा ऊपर जाती है और एटमॉस्फेयर के ऊपर से जाके फिर तेजी से टारगेट के ऊपर ही बहुत तेजी से नीचे आती है। यानी कि स्पीड को देखते हुए और जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर के बाहर है वहाँ इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। तो दो ही जगह होती है, या तो लॉन्च के समय में या गिरने से पहले, जिसके लिए इजराइल के पास इतनी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे। इसमें देखा गया तो एरो 2, एरो 3 और थर्ड काफ़ी कामयाब रहता है। और आयरन डोम जो है वो
कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब रहा। जी। ईरान ने ड्रोन डिकॉय का भी इस्तेमाल किया, धोखा देने के नकली ड्रोन और नकली मिसाइल्स भी फायर किए जी। ताकि इनके डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया जाए, जो काफी हद तक सफल रहा। और इसराइल की जिस प्रकार से भगदड़ रही तो उससे उनको समझ आया। लेकिन इन दोनों देशों का, इसराइल का एक स्टेटेड एम था कि ईरान परमाणु शक्ति नहीं बन जाए। आतमजीत सिंह जी एक्सेप्ट करेंगे कि अगर परमाणु शक्ति बन जाता है ईरान, जो पहले एक बहुत बड़ी शक्ति है मिडिल ईस्ट में, ईरान के पास ग्राउंड फोर्सेस और बाकी फोर्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर परमाणु शक्ति बन जाता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा डायनामिक्स बदली हो जाता है, जो इसराइल और अमेरिका दोनों नहीं चाहते थे। एक बार नहीं, अनेकों बार पहले भी उनके परमाणु शक्ति के प्रोग्राम्स को डिरेल किया गया, चाहे स्ट्रक्सनेट पहले वायरस डाला था कंप्यूटर में, या इनके पहले भी साइंटिस्ट को मारते रहे बीच बीच में, तो प्रोग्राम को डिरेल करते रहे। अभी जैसा खबरें आ रही थी कि वो तकरीबन 60% तक एनरिच कर लिया है और 400 किलो से ज़्यादा उनके पास एनरिच यूरेनियम इकट्ठा हो गया, तो एक अलार्म खड़ा हो गया था। साथ साथ मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश भी नहीं चाहते थे कि ईरान एक बहुत बड़ा ताकतवर देश होकर निकले, क्योंकि हर यहाँ पर धड़े, चाहे एक तरफ टर्की है, टर्की चाहता है मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनूं, उधर सऊदी अरेबिया है जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर रहना चाहता है, यहाँ ईरान अगर बहुत बड़ी ताकत बन जाता तो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनता। हालांकि एक शिया देश है, वो भी एक एंगल है, कई एंगल जो है वो वहाँ पे मिडिल ईस्ट वाले भी नहीं चाहते थे कि ये हो। यही कारण है कि आप देखिए उनको एक खुल के साथ नहीं मिला, सिर्फ बुराई की, भर्त्सना की इसराइल की, लेकिन किसी ने ईरान को हथियार एम्यूनिशन नहीं दिया, सिवाय मेरे ख्याल से चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया जो खुल के साथ खड़े हुए। लेकिन जैसा अभी आप बता रही थी कि यहाँ पर जो चैलेंज आ गया बाकी देशों के लिए, रशिया और चाइना के लिए, कि लड़ाई दोनों की हो रही है। अमेरिका भी जब आए तभी भी कहा कि रशिया किस हद तक आएगा। रशिया सिर्फ हथियार और एम्यूनिशन दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्योंकि ईरान ने भी रशिया की बड़ी मदद की, इसमें कोई शक नहीं है, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए, दोस्ती रही है। और चाइना का $400 बिलियन का करार है ईरान के साथ ऑयल सप्लाई के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 25 साल तक के लिए उनकी डील है। तो चाइना भी मिडिल ईस्ट में जो पैर पसार रहा था, ईरान के थ्रू उनको काफ़ी मदद मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर ईरान हारता है और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे बड़े लूजर रशिया और चाइना रहेंगे, खास तौर से रशिया, क्योंकि ये आखिरी गढ़ था मिडिल ईस्ट में रशिया का। सीरिया के जाने के बाद अभी रशिया की कोई बड़ी बेस नहीं रह गई वहाँ पे कि जहाँ से कि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सके। तो ये भी एक उद्देश्य है कि रशिया का प्रभुत्व किस प्रकार से यहाँ से ख़त्म किया जाए, मिडिल ईस्ट से ईरान को ताकत न बनने दी जाए। तो जब ये अमेरिका आया उसके बाद में ईरान की शक्ति काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, नुकसान हो गया था, और उन्होंने एक फीबल अटैक किया उस समय में। उसके बाद जो सिचुएशन थी कि अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन जो है जनता को खुश करने के लिए उन्होंने हमले किए, लेकिन मेंटली वो जब तक तैयार हो गए थे कि एक रेस्पेक्टेबल तौर से निकले, एक अनकंडीशनल सरेंडर की बात ना हो, इसीलिए इसराइल पर भी लास्ट तक उन्होंने बड़े भयंकर हमले किए। निहाल जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं। और ट्रंप की विदेश नीति इसलिए एक उलझन भरी, कुछ एक ऐसी पहेली भी दिखती है कि जब वो G7 समिट में जाते हैं तो G8 की बात करते हैं, रूस को निकाले जाने पर ओबामा और ट्रूडो की जो है गलती बताते हैं, और उसके बाद जब ईरान पर वो हमला करते हैं तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि ये गलत हुआ है, फिर ट्रंप उनके लिए किसी भी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर, क्या ये लंबा चलेगा या फिर तनाव जिस तरीके से बरकरार है, क्या एक दूसरे पर ये देश भरोसा आगे भी कर पाएंगे। हालांकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया, लेकिन बीच में ट्रंप बोल पड़े कि डू नॉट ड्रॉप बॉम्ब, इजराइल को धमकी दी उन्होंने। आत्मजीत सर के पास मैं दर्शकों को लेकर चलना चाहती हूँ। आत्मजीत सर,
क्या ट्रंप को इस बात का भी डर सताने लगा था कि एशिया पर अमेरिका की जो पकड़ वो चाहते थे कि मजबूत करे, वो भी ढीली पड़ने लगी थी? खास करके हेग में जो नेटो का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर जापान और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है इसमें इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। क्या इन तमाम जो देश हैं, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकी हमले को, ईरान पर हुए परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले को देखा और उसके साथ नहीं दिया जैसा वो पूर्व में देते आए हैं, क्या ये भी एक डर रहा ट्रंप को, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सीज फायर का ऐलान किया होगा? देखिए, ये एक साधारण युद्ध नहीं था जी। इसलिए साधारण युद्ध नहीं था क्योंकि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, आवाज थोड़ी आत्मजीत सर की कम आ रही है जी ना, ये एक साधारण युद्ध नहीं था। ये साधारण युद्ध इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें आपने परमाणु ठिकानों पर सीधे सीधे हमला बोलने की बात की जी। और परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने का मतलब यह है कि वहां पे अगर यूरेनियम लीक हो जाता, मान लीजिए वो अगर उनके पास सुविधाएं नहीं होती या उस तरीके का सुरक्षा कवच नहीं होता, तो फिर वहां पे यूरेनियम लीक होने या न्यूक्लियर लीक होने की संभावनाएं होती जी। वो चाहे 50% एनरिचमेंट था या 100% एनरिचमेंट था, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आपने वहां कई हजार लोगों की, कई लाख लोगों की जान खतरे में डाल दी और आगे की आने वाली 20 जनरेशन भी उसको भुगतती। तो आपने सोचा नहीं इसके बारे में कि आप क्या करने जा रहे हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, जो अब्दुल कादर खान साहब हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, क्या ये मान नहीं लेना चाहिए कि अब्दुल कादर खान जिनकी डेथ हो गई थी 2021 कोविड में, वही सऊदी अरेबिया और ईरान को ये टेक्नोलॉजी देके आए थे सेंट्रीफ्यूगल न्यूक्लियर इनरिचमेंट की। और अब्दुल कादर खान साहब वित्त पोषित कहां से थे? CIA और अमेरिका द्वारा वित्त पोषित थे। पाकिस्तान आज भी मिलिट्री स्टेट है अमेरिका की जी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होनी चाहिए जिसमें परमाणु युद्ध से बचना चाहिए, परमाणु बॉम्बों से बचना चाहिए, और जो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठे हैं, मान लीजिए फ्रांस है या चाइना है या अमेरिका है या इजराइल है या इंडिया है, तो उनको अपने जो परमाणु बम है उनको कम करने के लिए उसके उस तरफ प्रयास करना चाहिए। आप किसी न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर या जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उस पर इस तरीके से बिना बात किए, बिना कोई वार्ता किए या कोई टॉक की हो या IAEA को बीच में आपने डाला हो, कोई द्विपक्षीय त्रिपक्षीय कोई बात हुई हो, कोई अथॉरिटी ने आपको ये कहा हो कि IAEA की बात नहीं सुन रहा है ईरान, ये तो सिर्फ प्रिजम्पशंस हैं। ये प्रिजम्पशंस इसलिए हैं कि जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं वो जो उनके इनर सर्कल वाले लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट को किसी को भी बरखला सकते हैं, किसी को भी, कहते हैं ना कि माचिस की तीली कोई भी लगा सकता है जी। अगर पेट्रोल से भरा टैंक है तो जलेगा ही जलेगा। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को गलत इंफॉर्मेशन दी गई और ट्रंप अपने मैग्लोमीनिया में जिस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे थे, उनके अपने नियो कंजर्वेटिव्स, उनके अपने पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए, रिपब्लिकन उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। हम तो आपके पास आए थे कि आप वॉर रुकवाएंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे। आपने पहले ट्रेड टैरिफ अनाउंस करके स्टॉक मार्केट्स को रिग होने दिया, फिर आप कहते हैं कि ये देखिए इन्होंने 7 मिलियन कमाया, इन्होंने 10 मिलियन कमाया, इन्होंने 20 मिलियन कमाया, मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग करवा रहे हैं जी। और उसके बाद आप उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो इस बार रवैया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवार था। और दूसरी बात, कांग्रेशियल मीटिंग में बहुत क्लियरली तय हो गया कि ट्रंप ने कांग्रेस से कोई परमिशन नहीं ली जी। इस युद्ध को इधर सपोर्ट करने की या डायरेक्टली अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स भेजने की जी। तो आपने ऐसा काम क्यों किया बगैर अपनी कांग्रेस से क्या नाम है अप्रूवल लिए? क्योंकि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन ड्रिल करवाने वाले थे, एक दिन पहले उन्होंने अटैक कर दिया जी। और अटैक कर दिया और उसके बाद कहा जाता है कि हमारा नुकसान भी हुआ और उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, वो नुकसान क्या है, अभी तक नुकसान बताने को सरकार तैयार नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे और क्या नाम है भारत के डिफेंस सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती हैं। राफेल विमान कितने में आया ये छुपा लिया, राफेल विमान कितने गिरे ये छुपा लिया, कब गिरे कैसे गिरे ये छुपा लिया। आपने एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया पाकिस्तान का अटैक करने से पहले, आपने ये भी छुपा लिया। तो ये जब इस तरीके की राजनीति होती है जिसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपके जहन में ज्यादा वे इन करती है और आप फॉरेन पॉलिसी के तहत इस तरीके की जब एस्केलेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ चेस्ट थंपिंग के लिए कि देखिए हम तो विश्व गुरु बन गए और हमने ये सब कर दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी को भी महंगा पड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं भारत से जुड़ा एक सवाल महंगा संजय सर से लेना चाहती हूँ कि क्या ईरान और इजराइल के बीच का ये जो युद्ध है इसने भारत की रक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं?
खास करके तब जब पाकिस्तान के साथ उसका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी सस्पेंड किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। संजय सर। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। दो तीन बातें निकल के आती हैं। एक तो भारत ने इसमें भी थोड़ी न्यूट्रल पोजीशन रखी है, भारत का जो मैसेज रहा है वो शांति वाला रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस जो निकल के आई है वो उस भारत को चौंकाने वाली है। लेकिन मैं एक स्ट्रेटजी के तौर पे अगर मैं देखूं तो ये अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान उनको चाहिए अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए और चाइना के लिए। जी। वो इन चीज़ों पे पाकिस्तान पे कंट्रोल रखें, इन चीज़ों पर इस पे नज़र रखना चाहते हैं और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट और साउथ सेंट्रल एशियन रीजन पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान हर तरह से इनको मदद देने के लिए तैयार है कि आप मेरी एयर बेसिस का इस्तेमाल कर लीजिए, आप मेरे पोर्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि उसकी प्रभुसत्ता के खिलाफ भी है। लेकिन वो सब बरकरार करते हुए पाकिस्तान इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। अगली बात यह कि आज जो वहाँ पे सरकार है आसिम मुनीर, ये बड़ी हैरानी आपको ही दुनिया में शायद एक पहली बार होगा कि उनकी सरकार को छोड़ के आर्मी चीफ को, आप फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। ये सब एक जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान में किसकी सरकार असल में है ये दिखाता है। और दूसरी बात अमेरिका के साथ कौन खुल के खड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये उसको दिखाता है। क्योंकि जो इमरान खान को हटाया गया, क्योंकि इमरान खान एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले पॉलिटिशियन थे, और चाइना के साथ भी दोस्ती थी, रशिया के साथ भी थी, अमेरिका को भी कई बार दरकिनार कर रहे थे, फौज के अगेंस्ट भी थे, जबकि फौज एक तरह से अमेरिका का ही ज़्यादातर लोग अमेरिका के साथ जुड़े हुए, तो वो देखते हुए उनको हटाया गया। और आज जो अमेरिका समर्थित सरकार है, ये सब बातें देखते हुए अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के साथ भी संबंध खराब नहीं करेगा। भारत के साथ उनके एक अलग तरह के संबंध है, चाहे वो चाइना को लेके देखा जाए, चाहे वो बिजनेस डील्स हो, उन सब को देखते हुए भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय हो जाता है। दूसरी बात यह कि इजराइल भी समय में युद्ध में है, रशिया भी युद्ध में, तो भारत के जो दोस्त हैं वो इस समय में युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो कितनी हद तक मदद कर पाएंगे। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि आज हम सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो, क्योंकि रशिया अगर 3 साल तक युद्ध लड़ पाया है तो वो आत्मनिर्भरता की वजह से युद्ध लड़ पाया। नहीं तो अगर कोई जैसे इंपोर्ट पे अगर डिपेंडेंट हो तो 15 दिन के बाद आदमी हाथ खड़े कर देता है। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया, लेकिन सवाल अभी बाकी थे, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो संजय सर आपका बहुत बहुत आभार, आत्मजीत सर आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आए, समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ट्रंप ये जो फैसले लेते हैं, जो पहले 2 हफ्ते रुकने की बात करते हैं, फिर वो ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर जो है अमेरिका का सबसे ताकतवर जो बॉम्ब है वो बरसा देते हैं, और उसके बाद अचानक से सीज फायर का ऐलान भी कर देते हैं। ट्रंप की विदेश नीति पर आपकी कोई राय है तो हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने विचार भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।